हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का कंपलसरी पेपर रहता है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, इसके प्रीवियस ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पिछले 5 ईयर के 2017 से लेके 2021 तक जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर्स में डिस्कस करने वाली हूं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जो एडिशनल चीज़ें मैं बताती हूं उनको ध्यान से सुनते चलिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन था आपका, लिंग पर पक्षपात क्या है। तो फ्रेंड्स बायसनेस के बारे में यहाँ पूछा गया है। देखिए बायसनेस किसी भी आधार पे हो सकती है, आपकी जेंडर के आधार पे, आपकी कास्ट के आधार पे, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे। तो यहाँ पे इसको आपको जेंडर से जोड़ना है। लिंग पर पक्षपात से आशय बालक और बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता से है, यानी उनके जेंडर के आधार पर उनके बीच में भेदभाव करना ही आपका लैंगिक पक्षपात कहलाता है। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करें, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नहीं बताया है कि किस टाइम की जाति व्यवस्था को परिभाषित आपका करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह लिख दिया है, प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी। तो प्राचीन काल में भारत में कार्य के आधार पर जाति व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जाति थी ये कार्य के आधार पर विभाजित थी। तो इसमें सबसे पहली जाति आती है आपकी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। यहाँ पे ब्राह्मण टीचिंग का काम करते थे, क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र जो हैं ये आपके साफ सफाई और अन्य कार्य करते थे। फ्रेंड्स एक ही फैमिली में ये चारों जाति के लोग हो सकते थे प्राचीन काल में, लेकिन बाद में जब आपका उत्तर वैदिक काल आया तो इनके वर्गीकरण का आधार वंशानुक्रम हो गया। वर्तमान में संविधान के अनुसार सभी जाति सभी धर्म के लोग समान हैं और ये सभी लोग जो है भारत में रह सकते हैं। जाति व्यवस्था का आधार वर्तमान में जो है वो आर्थिक है, जबकि धर्म नहीं है। इसमें 4 आधार बताए गए हैं। पहला आपका सामान्य, दूसरा ओबीसी, तीसरा एससी और चौथा एसटी। इसमें वर्तमान में एक और आपकी भारत में व्यवस्था जोड़ी गई है जो है आपके ईडब्ल्यूएस। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो कि आपको प्राकृतिक रूप में प्राप्त हैं। इसमें सबसे पहला अधिकार है आपको जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिंग, जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना इन अधिकारों का प्राप्त करने का हक है। तो जो आपको अधिकार मौलिक रूप से प्राप्त होने चाहिए वही आपके मानव अधिकार कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या करें। तो बच्चों से संबंधित एक नियम है आपका आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि आपका 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवर्तन के कारक के रूप में अध्यापक के कार्य की विवेचना करें। तो अध्यापक जो है वो परिवर्तन कैसे कर सकता है। तो अध्यापक जो है वो जेंडर बायसनेस को हटा सकता है, वो एक समान भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो अपनी क्लास में लड़कियों को भी लड़कों के जितना ही महत्व दे सकता है। तो अध्यापक को लैंगिक भेदभाव से मुक्त उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उसे बताना चाहिए कि जो काम लड़कियां करती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि जेंडर पक्षपात की धारणा में परिवर्तन हो सके। इसके बाद नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। तो नारी शिक्षा की एक समस्या जो है, इनमें से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लिंग आधारित भेदभाव, धार्मिक अन्यताओं वाले स्कूल, स्कूलों से दूरी, हिंसा, संघर्ष और आपकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव। तो यहाँ पे इनमें से किसी एक को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए इजी रहेगा एक्सप्लेन करना। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए हैं। इसके बाद फिर से आता है आपका
यहाँ पे इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वैश्विक नारीवाद शुरू हुआ था महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि महिलाओं को पहले पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये जो वैश्विक रूप से मांग हुई, पूरे विश्व में मांग हुई, वो हुई समान अधिकारों की। इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही। इसके बाद जेंडर अंतर सिद्धांत की एक विशेषता लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षा से संबंधित 4 सिद्धांत है। पहला सोशलाइजेशन थ्योरी, दूसरा जेंडर अंतर सिद्धांत, तीसरा विखंडन सिद्धांत और चौथा भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जेंडर अंतर सिद्धांतकार क्या कहते हैं कि लड़कियों और लड़कों का सोशलाइजेशन एक जैसे करने के स्थान पे लड़कियों के गुणों की पहचान की जाए और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाए। मतलब इसमें क्या कहा गया, सोशलाइजेशन थ्योरी में क्या कहा गया था? सोशलाइजेशन थ्योरी में कहा गया कि लड़कों को और लड़कियों को समान तरह से उनका सामाजिकरण किया जाए, उनका पालन पोषण समान तरीके से किया जाए। लेकिन जेंडर अंतर सिद्धांत क्या कहता है कि इनका सोशलाइजेशन समान तरीके से करने की बजाय जो लड़कियों के नेचुरल गुण हैं उनको पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए और इनके अनुसार स्त्रियों के गुणों को पहचान कर उनको महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो वर्ग विभाजन का प्रमुख आधार सामाजिक स्त्रीकरण है। वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो कुल, वंश, समाज, व्यवसाय, धन और शिक्षा या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग आपका शिक्षा के आधार पे भी कोई वर्ग हो सकता है, शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, सामाजिक वर्ग और असामाजिक वर्ग। इस तरह से आपके वर्ग जो हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जिनकी विशेषताओं में समानता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। तो पितृसत्ता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से होता है जहाँ पे पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है और पितृसत्ता में अधिकारों का हस्तांतरण पुत्री को न होकर पुत्र को होता है। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। सिल्विया वेबली के अनुसार पितृसत्ता को सामाजिक संरचनाओं और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और उनका वे शोषण और उत्पीड़न करते हैं। अब हम 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नारीवाद क्या है? तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा या आंदोलन है जो स्त्रियों के लिए समता और न्याय की बात करता है, जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता को अस्वीकार कर दिया गया है और स्त्रियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक और क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना करें तो पितृसत्ता के डिफरेंट पहलू हैं, जैसे कि निजी संपत्ति की अवधारणा और स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण, श्रम शक्ति पर नियंत्रण, पैतृकवाद, पितृसत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये भी सही है कि स्त्रियां भी इसको बनाए रखने में पुरुषों का सहयोग करती हैं। इसके बाद जाति व्यवस्था एवं पितृव्यवस्था और परोपकारी पैतृकवाद। तो ये कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता का विकास करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रस्तुत एक पेडागोजिकल प्रविधि का वर्णन करें। तो अध्यापक क्या कर सकता है? अध्यापक जो है वो भूमिकाओं को बदल के दिखा सकता है, कक्षा में ऐसे खेल आयोजित करवा सकता है और बच्चों को बता सकता है कि अगर स्त्रियों की जगह पुरुष काम करे और पुरुषों की जगह स्त्रियां काम करें तो क्या इससे जो है कोई फर्क आता है या नहीं आता है। तो अध्यापक छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता का विकास करने के लिए निम्न प्रविधियां अपना सकता है, जैसे संघर्ष से सीखना, सहभागिता और कक्षा में जेंडरीकृत खेल, जेंडर अंतर की पहचान करना, ज्ञान पर प्रश्न उठाना, शक्ति और सत्ता को पहचानना। इसके बाद लिखना है आपको सोशलाइजेशन थ्योरी का केवल सार लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया सोशलाइजेशन थ्योरी का जो सार है वो ये है कि लड़कियों का सोशलाइजेशन, लड़कियों का सामाजिकरण भी लड़कों के समान किया जाए। तो ये सिद्धांत जो है 1970 से लेके 1980 के प्रारंभ तक काफ़ी व्यापक था। इस सिद्धांत के अनुसार लड़कियां भी
लड़कों के समान शैक्षिक स्तर प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षक और अभिभावकों को उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे भारत में महिलाओं से संबंधित 2 कानून है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। इसके बाद आता है आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण दिया गया। इसके बाद आता है भाषाओं में जेंडर लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जेंडर जो है ये भाषाओं में जो है एक शब्द है जिसको कि आप संज्ञा कहते हैं। और अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो भाषा में 2 तरह के जेंडर होते हैं हिंदी भाषा में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, सॉरी फ्रेंड्स, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अगर मैं संस्कृत भाषा की बात करूं तो यहाँ पे 3 तरह के आपके लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो जेंडर शब्द का प्रारंभ में भाषा से जो है वो लिंग से रहा। भाषा में लिंग के 2 रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में इसके 3 रूप हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड उभयलिंग। यह एक संज्ञा शब्द है और पाश्चात्य भाषाओं में भी इसका प्रयोग 3 रूपों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और न्यूट्रल में मिलता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में जेंडर असमानता से आप क्या समझते हैं। तो कक्ष में जेंडर जो है ये एक विषमता है, एक समस्या है, क्योंकि टीचर क्या करता है, वो लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस देता है। लड़कियों से इजी वर्क करवाता है और लड़कों से हार्ड वर्क करवाता है। तो ये क्या है, ये जेंडर असमानता है। जब एक समान विषय वस्तु को लड़कों तथा लड़कियों की कक्षा में अलग अलग तरीकों से लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर पढ़ाया जाता है तो इससे कक्षा में लिंग जेंडर असमानता उत्पन्न होती है। इससे विषय वस्तु केवल शिक्षा आधारित न होकर लिंग आधारित शिक्षा बन जाती है। मतलब जब टीचर ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लड़कों से संबंधित देता है तो ये क्या है, ये आपका जेंडर असमानता है। सेक्स तथा जेंडर में अंतर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सेक्स जो होता है, जो लिंग होता है, ये आपका जैविकीय रूप होता है जो कि आपको आपकी हेरिडिटी से मिलता है और जैविकीय अंतर महत्व देता है कि आप एक लड़का या लड़की के रूप में पैदा हुए हैं। लेकिन जब उन पे आपके व्यवहार आपको दिए जाते हैं, आपका सोशलाइजेशन किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसा बिहेव करना है, तो यही बिहेवियर जो है आपको जेंडर में कन्वर्ट कर देता है। यही बिहेवियर आपको बताता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में कि आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ पे लड़का और लड़की से उसके व्यवहार जुड़ जाते हैं। इस प्रकार सेक्स एक जैविकीय निर्धारण है, जबकि जेंडर लिंगानुरूप व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करना है। इसको एक लाइन में कहूँ तो सेक्स इज टू नेचर एंड जेंडर इज टू कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करने के 2 प्रमुख आधार हैं। पहला है आपका धर्म और दूसरा है परिवार। अधिकतर समाजों में विवाह के भीतर ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह एक मुख्य भूमिका यौनिक लैंगिक व्यवहारों को निर्धारित और नियंत्रित करने की है। इसके बाद 2019 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि लिंग जेंडर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे एक लेखिका है गर्डा लर्नर, ये कहती हैं कि जेंडर एक ऐसा मुखौटा है, ऐसा वेश है, ऐसा कवच है जिसको पहन के स्त्री और पुरुष जो है वो एक असमान नृत्य करते हैं। इस प्रकार जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उग्र रेडिकल नारीवाद क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जो नारीवाद का स्वरूप था वो उदारवादी था। प्रारंभ में जब स्त्रियों के अधिकारों की बात हुई, प्रारंभ में जब ब्रिटेन में स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने एक सफरेज आंदोलन चलाया जिसके तहत उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ और तब तक इसका स्वरूप जो है वो उदारवादी था। लेकिन इसके बाद इसका स्वरूप जो है वो रेडिकल हो गया। तो रेडिकल नारीवाद 1960 और उसके बाद के वर्षों में फैला नारीवाद है। यह एक सैद्धांतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जो पितृसत्ता का विरोध और महिला की समानता का समर्थक है। इसके बाद आता है आपका संरचनात्मक सिद्धांत का केवल सार लिखिए। ये फ्रेंड्स आपका चौथा सिद्धांत है जो कि मैं नहीं बता पाई थी, अभी आपको ये माइंड से स्लिप कर गया था।
तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो सत्ता है जिसमें कि सिर्फ पुरुष को सत्ता में रखा जाता है और इसके अनुसार जो है एक सत्ता दूसरी सत्ता पर, स्त्रियां भी कुछ सत्ता में होती हैं, वो स्त्रियों पर ही सत्ता करती हैं, जैसे कि बड़ी औरतें अपनी छोटी औरतों पे सत्ता करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सत्ता पर आधारित सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत मुख्य स्थायी सत्ताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। स्थायी सत्ता द्वारा ही असमानता को जन्म दिया जाता है। मतलब इस सिद्धांत का मानना है कि जितनी भी असमानताएं हैं ये सत्ताओं के कारण हैं और एक समूह दूसरे समूह पर अपनी सत्ता आरोपित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कन्या शिशु हत्या क्या है। तो फ्रेंड्स, कन्या शिशु हत्या से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या नवजात लड़की यानी पुत्री की हत्या से है और ये जानबूझकर की गई हत्या है जो कि पुत्रों को वरीयता देने से संबंधित है। अब इसमें से आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपको बेमेल को बाहर करना है। इसमें आपका सामूहिक विचार विमर्श, सेमिनार, सिंपोजिया यानी संगोष्ठी, तो ये तीनों ही जो हैं आपके डिस्कशन से रिलेटेड है, जबकि विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण एक अलग चीज़ है। इसके बाद बच्चों से संबंधित एक नियम का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको आरटीई बता दिया था, इस बार हम देख लेते हैं। इसमें वर्ष 1959 में, सॉरी फ्रेंड्स, वर्ष 1959 में, मैं इसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाती हूँ हिंदी में तो मैं इंग्लिश में कर देती हूँ। 1959 में यूएन द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें कि 20 नवंबर 2007 को स्वीकारा गया और इसे बाल अधिकार अधिनियम कहा गया और ये भारत में 2005 में लागू हुआ। तो बाल विवाह निराकरण हेतु कोई सुझाव दीजिए, यानी 2 सुझाव आपको ऐसे बताने हैं जो कि आपके बाल विवाह को रोकते हों। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार, नियमों का सख्ती से पालन, विवाह की आयु को निश्चित करना और मीडिया द्वारा बाल विवाह की हानियों का प्रचार प्रसार करवाना जो है ये बाल विवाहों को रोकने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू हिंसा के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका कारण है सबसे पहला कि स्त्रियों और पुरुषों को समान न मानना, घरेलू हिंसा के प्रति परिवार और समाज का अनुचित दृष्टिकोण। अगर ऐसी हिंसा होती भी है तो फैमिली वाले लड़की को बोल देते हैं कि आपको एडजस्ट करना है। इसके प्रति लड़कियां जो हैं वो खुद आवाज़ नहीं उठाती और अगर उठाती भी हैं तो सोसाइटी में उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। घरेलू हिंसा को महिलाओं द्वारा अपनी नियति मानना, कुछ लड़कियाँ इसको अपनी किस्मत मान लेती हैं और जो इसको अपनी किस्मत नहीं मानती उनको सोसाइटी इसको अपनी किस्मत मानने पे मजबूर कर देता है। छात्राओं द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे लड़कियाँ स्कूल जो छोड़ती हैं या तो स्कूल दूर होता है इसलिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, कम उम्र में शादी हो जाने के कारण भी लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं, घरेलू कामकाज में हेल्प करने के कारण भी, और पुत्री के स्थान पर पुत्र को शिक्षा में वरीयता देना। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सारे बच्चों को एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं है तो वो लड़कियों के स्थान पे लड़कों को शिक्षा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। गरीबी और परिवार की आर्थिक स्थिति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ग से आप क्या समझते हैं, जो कि आपका रिपीटेड है। अब हम 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, जाति किसे कहते हैं। तो जाति जो है वो जीवित जीवों का ऐसा समूह है जो संरचना, व्यवहार और कार्यात्मक रूप से समान होता है, जिनका आनुवंशिक संगठन भी समान हो तथा वे सामान्य परिस्थितियों में अंतः प्रजनन कर सके। इसके बाद आता है आपका घरेलू श्रम। तो घरेलू श्रम से तात्पर्य पारिवारिक व्यवस्था को चालू रखने के लिए किया गया अवैतनिक श्रम है, यानी कि जो गृहिणियां करती हैं वही घरेलू श्रम है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। वर्तमान में घर में किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्हक के रूप में कौन सी भाषा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि अमानवीय भाषा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह मुझे इसका आंसर अंग्रेजी भी मिला, तो आप इसको एक बार सर्च करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या आना चाहिए। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की सबसे पहले किसका ध्यान गया था। तो ये हर्टांग कमेटी का गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये 27 जुलाई 1961 को स्थापित की गई। मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? ये रिपीटेड है। और घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण लिखिए, ये भी रिपीटेड है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल गए हैं। सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? तो सशक्तिकरण किसी का भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है ये महिलाओं का ही हो, लेकिन महिलाओं चूँकि कमज़ोर स्थिति में हैं तो उनका किया जाता है। सशक्तिकरण परिस्थितियों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन की आर्थिक शक्ति में, राजनीतिक शक्ति में, सामाजिक शक्ति में, शैक्षिक शक्ति में या लैंगिक और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार किया जाता है और इसी को जो है सशक्तिकरण कहा जाता है। भारत में लड़कियों से संबंधित 2 कानून, तो सबसे पहला आ जाता है आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट 1998। ये आपका जो लड़कियों की आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे पहचान करवाई जाती है उससे संबंधित है, उसको रोकता है। अश्वेत नारीवाद क्या है? तो अश्वेत नारीवाद जो है ये तीसरी लहर के उत्तर आधुनिक नारीवाद में अश्वेत जो है वो औरतों की अहम भूमिका रही है। मतलब जो काली औरतें थी इन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई और अश्वेत महिलाओं के साथ जो उनकी नस्ल के आधार पे, जो उनके वर्ग के आधार पे लैंगिक भेदभाव होता था जो कि आपका गोरे लोग करते थे उनके साथ, तो फिर इस चीज़ को जो है उन्होंने ज़ोरों शोरों से उठाया और उन्होंने ये माना कि जो अश्वेत महिलाएं हैं ये भी मूल्यवान हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं महिलाएं ही हैं और ये स्वायत्तता के लिए मानव रूप में हमारी आवश्यकता है। इसके बाद हम 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन रिपीटेड था और दूसरा भी रिपीटेड था एंड थर्ड क्वेश्चन भी फ्रेंड्स था तो रिपीटेड ही, लेकिन इसमें एक ऑप्शन चेंज कर दिया। इसमें बेमेल को बाहर कीजिए, सेमिनार, सिंपोज या कार्यशाला और इंटरनेट पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे आपका आंसर सेम था, सिर्फ आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन बदल दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे अभिकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो परिवार भी, कार्यस्थल भी और स्कूल भी महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है। इसके बाद आता है सत्ता नारीवाद किसे कहते हैं? तो यह नारीवाद महिलाओं को शिकारी के रूप में अस्वीकार करता है। इसकी व्याख्या आत्मनिर्भरता तथा महत्वाकांक्षी के साथ साथ व्यक्तिवाद की भावना के प्रबल करने के रूप में की गई और ये स्त्रियों की संभावनाओं को जो विकसित हैं उनको करके उनके सशक्तिकरण पर बल देता है। और सत्ता नारीवाद की बात किस सिद्धांत में हुई है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके बाद आता है आपका जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यह उदारवादी पंथ का सिद्धांत है जो यह मानता है कि स्त्रियों के गुणों को पहचाना जाना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। लड़कों को लड़कों की तरह से सामाजिकरण के स्थान पर लड़कियों के गुणों को पुनर्प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये शारदा सदन की स्थापना आपकी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 11 मई 1889 को मुंबई में की थी और ये विधवा महिलाओं का एक स्कूल था। इसके बाद स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स जब हम आपके पाठ्यक्रम को जो है वो जेंडर से जोड़ते हैं, लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से दंड देते हैं और अलग अलग तरह की क्रियाएं जो हैं लड़कियों और लड़कों से जोड़ के करवाते हैं, तो यही हमारा आपका छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। जेंडर के अनुसार कक्षा में, स्कूल में जगह का विभाजन, दंड के अलग अलग तरीके, स्कूल में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का जेंडर के आधार पर विभाजन स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दहेज को एक आवश्यक बुराई क्यों माना जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स एज अ गिफ्ट माता पिता कुछ ना कुछ अपनी बेटी को शादी के टाइम पे देना चाहते हैं, लेकिन इसी गिफ्ट को बढ़ा चढ़ा के इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि ये दहेज का रूप ले चुका है और हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं शादी होने के जो आधार हैं वो भी दहेज ही माना जाता है कि किस लेवल की शादी होगी और किस लेवल के लड़के से होगी। तो यहाँ पे इसका आधार भी कहीं ना कहीं दहेज ही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह के समय पुत्री को उपहार देना माता पिता अपना कर्तव्य मानते हैं और कई बार यही दहेज प्रताड़ना का कारण बन जाता है और कई महिलाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, इसलिए दहेज एक आवश्यक बुराई है।
इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आज की वीडियो का, जो है एसिड अटैक क्या है। तो एसिड अटैक एक कानूनी अपराध है जो कि RPWD एक्ट में भी एक जो है विकलांगता माना गया है, जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर स्वयं पर या अन्य व्यक्तियों पर अमल फेंक कर किया जाता है। इसमें शिकारी ज़्यादातर महिलाएं ही होते हैं। यह किसी के शरीर को विकृत करने के इरादे से फेंका जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने आपके प्रीवियस ईयर के जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी वेरी शॉर्ट हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग टू।